सांस्कृतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से भारत को बांटेंगे नहीं। तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहां मकसद क्या है? जनता से हमें दिया गया दायित्व, जनता का विश्वास, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि अब इस मोड़ पर हम इस सदन में अपने राष्ट्रगीत पर भी बहस करेंगे। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती, वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, सुन लीजिए। माय डियर जवाहर, रेफरेंस वंदे मातरम, we shall have a talk in Calcutta and also discuss the question in the working committee if you bring it up there. I have written to Dr. Tagore to discuss this matter with you when you visit Santiniketan. Please do not forget to have a talk with him when you visit Santiniketan. ये 17 अक्टूबर को लिखी जाती है। 10 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं और आपके और 20 अक्टूबर को, हाँ ठीक है, 20 अक्टूबर को नेहरू जी इसका जवाब देते हैं। इस जवाब की एक पंक्ति प्रधानमंत्री जी ने सुनाई, बाकी पंक्तियां क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनमें नेहरू जी क्या कह रहे हैं? There is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists. That is one.
अरे कितना आपका समय में क्या हालत था? Don't worry, you can go on shifting the milepost, honorable member, but yes, I'm quite drawn to what the parliamentary affairs minister is saying. Compare it with your term, where a defense minister was compelled to stand up in this house, सुनो ना, सुन लो। where a defense minister is compelled to stand in this house and say, I don't have money. आज वो हालत नहीं है। रक्षा मंत्री इस सदन में खड़े होकर के ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। हालात देख लीजिए उस समय का। दीपेंद्र हुडा जी तब खड़े होकर के चिल्लाना चाहिए, वो मेरा पार्टी पैसा दो। हमारे रक्षा मंत्री खड़े होकर के बोल रहे पैसा नहीं है। ठीक है, उस समय बोलना था। What? You're from Kerala? You're from Kerala? It's a distinct signature of a Kerala-based minister who was. I will mention the name and I'll also keep the record with all authentication. Sir, don't ask me as though you don't know it. What is the satisfaction you're going to derive by my telling you? कुछ है? अरे आप ही कर मिनिस्टर जी केरला से। Oh please सुरेश, don't make me feel ashamed. आप ये नाटक नहीं होना चाहिए इस हाउस में कि मेरा रक्षा मंत्री कुछ बोले और मुझे मालूम नहीं है और आज विपक्ष में बैठे हुए। नहीं, ये ठीक नहीं है। जो ये ठीक नहीं है। मुझे प्रोवोक करके उस महान व्यक्ति का नाम इधर मैं बोलूं और तुरंत ये खड़े होकर के वॉकआउट करने के लिए। सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। आप प्लीज, ये नाटक नहीं होना चाहिए इधर। सर नहीं, दिस इज अनफेयर सुरेश जी, अनफेयर। आपको पूरे मालूम है और मुझे छेड़छाड़ कर रही हो इधर नाम बताने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप ढूंढ लो, थोड़े रिसर्च करो, आप रिसर्च करो। इट्स नॉट एन एलिगेशन, इट्स अ फैक्ट रिकॉर्डेड इन दिस हाउस। आप जाके होमवर्क करो। माननीय सदस्य ऐसे नहीं करते। माननीय सदस्य राजकुमार जी, ये सदन है, तरीके समझो। बैठिए। 9 तरीके से जवाब नहीं देते, उसको उल्टा। माननीय मंत्री जी, दादाजी आप मत। एक मिनट प्लीज। Of course he's छेड़छाड़ोing me. माननीय सदस्य प्लीज, आप बैठिए। It is harassment to say that, tell me the name, I don't know the name of my own minister who said that. क्या बात कर रहे हैं जी? अभी बुलाता हूं आपको, 2 मिनट रुक जाइए। हो या नंबर बताइए क्या है? पॉइंट ऑफ नंबर 352 नंबर बताइए। Rule 352. My only submission is I don't want to have the name, but when the honorable finance minister is referring to a minister who has made a statement in the house, वो तो they have to authenticate that आप when. तो सीनियर हो। जो माननीय सदस्य इस सदन का उसका सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, यही बताओगे ना आप? You should be thankful. माननीय मंत्री जी, अरे ये इतना ग्रेसफुल है। फाइनेंस मिनिस्टर इज ग्रेसफुल एनफ नॉट टू टेक नेम, whereas everybody knows it. So be satisfied. क्या? What is the problem if I take the name of the state? माननीय वित्त मंत्री जी, एक प्लीज। आप तीनों से एक बात। बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हो? प्लीज बैठिए। हुडा जी प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए। प्लीज माननीय, आप बार मत उठा करो, समस्या है गंभीर है आपकी। प्लीज बैठो। सुरेश जी, आज जरा जोश ज्यादा है क्या? चलो बैठो, केरल में ठीक है। ओके बैठिए। हुडा जी प्लीज बैठिए।